तो आज हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे और इनफॉर्मल फैलेसी की जो दूसरी टाइप है उस पर हम जिक्र करेंगे। और दूसरी टाइप है फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। ठीक है, तो इनफॉर्मल फैलेसी, उसमें से हमने फैलेसी ऑफ रेलिवेंस डिस्कस किया और फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में हमने 7 फैलेसी डिस्कस की एग्जाम्पल के साथ। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। ठीक है, तो फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन क्या है? एक ऐसी फैलेसी जिसमें आपके प्रेमिसेस या रीजन इतने वीक हो कि उससे आप जो कंक्लूजन निकालेंगे वो भी इनइफेक्टिव होगा या वीक होगा। ठीक है, सिंपल कि आपके रीजंस या आपके प्रेमिसेस इतने वीक हों कि जब उससे आप अटेम्प्ट करें कंक्लूजन को ड्रॉ करने की, तो आपका कंक्लूजन भी अमूमन या तो इनइफेक्टिव होगा या वीक होगा। तो फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन के अंदर हमारे पास ये 5 फैलेसीज मौजूद है। एक है आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, एक है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एक है फॉल्स कॉज और एक है हेस्टी जनरलाइजेशन। तो आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस को हम कहते हैं D1 क्योंकि डिफेक्टिव इंडक्शन है। अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हम कहते हैं D2। फॉल्स कॉज को हम कहते हैं D3 और हेस्टी जनरलाइजेशन को हम कहते हैं D4। तो अब एक एक करके इसको सुनते समझते गौर से देखिएगा, सुनिएगा और अगर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, a fallacy in which a proposition is held to be true just because it has not been proven false। किसी भी स्टेटमेंट को जब उस वक्त तक ट्रू माना जाए जब तक वो फॉल्स साबित ना हो जाए, या किसी भी फॉल्स प्रोपोजिशन को उस वक्त तक फॉल्स माना जाए जब तक वो ट्रू साबित ना हो जाए, इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। यानी कोई बात जब तक ट्रू साबित ना हो जाए उस वक्त वो फॉल्स कहलाएगी, और कोई बात जब तक फॉल्स साबित ना हो जाए उस वक्त तक वो ट्रू कहलाएगी। अब इसकी पहली मिसाल कि पहले जमाने में, हजारों साल पहले, लोगों का ये बिलीव था कि सूरज के गिर्द, जमीन के गिर्द तमाम प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यानी जमीन के गिर्द तमाम प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, ये लोगों का बिलीव था। ये बिलीफ इसलिए था कि जब ये बिलीफ लोगों का कायम हुआ तो इसको कोई जुटला नहीं सका और सबने इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया। तो जब तक इस बात को किसी ने जुटलाया नहीं उस वक्त तक ये बात ट्रू मानी जाती रही। सही है। फिर कहीं जाके 1515 के अंदर जब पहली टेलीस्कोप बनी और जब ये मुशाहिदा किया गया मिल्की वेज का, तो पता ये चला कि जमीन के गिर्द तमाम सैयारे नहीं घूमते बल्कि सूरज के गिर्द तमाम सैयारे घूमते हैं। तो जैसे ही ये हकीकत सामने आई, वैसे ही जिस चीज को हम फॉल्स समझ रहे थे, जिस चीज को हम ट्रू समझ रहे थे, वो फॉल्स साबित हो। ठीक है, तो जब तक कोई बात फॉल्स साबित ना हो उसको हम ट्रू समझ के मानते रहते हैं, और जब तक कोई बात ट्रू साबित ना हो उस वक्त तक हम उसको फॉल्स समझ के मानते रहते हैं। इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। देखते हैं इसकी मिसाल, अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐड की, ये है इसकी एग्जाम्पल। यू कांट प्रूव आई एम नॉट रियल, सो आई एम रियल। यानी ये एक सिंबॉलिक एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न ये कह रहा है कि अगर तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि मैं रियल नहीं हूं, तो इसका मतलब मैं रियल ही हूं। यानी मुझे, अगर तुम्हें ये साबित करना है कि मैं झूठा नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि मैं झूठा नहीं हूं। तो अगर आप किसी चीज को गलत साबित नहीं कर सकें तो आपको उसको सही मानना पड़ेगा। ऐसा ही है। यानी अगर कोई बात कह रहा है, कोई दावा कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट दे रहा है, अगर आप सामने वाले को गलत साबित नहीं कर सकते तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि वो सही है।
तो दो ही सूरत हाल, या तो आप सामने वाले को गलत साबित कर दें तो फिर ठीक है, और अगर आप गलत साबित नहीं करते तो आपको मानना पड़ेगा कि वो सही है। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते कि जिन्नात नहीं होते तो इसका मतलब है कि आपको ये मानना पड़ेगा कि जिन्नात हैं। कोई ये कहे कि भाई मैं जिन्नात पर यकीन नहीं रखता, ठीक है, कोई ये कहे कि मैं जिन्नात पर यकीन नहीं रखता, आप कहेंगे अच्छा चलो साबित करो कि जिन्नात नहीं है। तो अब अगर वो शख्स ये साबित करने में नाकाम हो जाता है कि जिन्नात नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उसको फिर ये मानना पड़ेगा कि जिन्नात है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। नाउ सेकंड वी आर टॉकिंग अबाउट अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। मेरा सिंपल सा सवाल यह है कि अगर आपको कोई भी खुदा न खास्ता बीमारी होती है, आप बीमार पड़ते हैं, तो आपको अपने दोस्त के मशवरे पर अमल करना चाहिए। ये वो कहेगा कि ये कर लो और इस तरह चीजें कर लो, तुम सही हो जाओगे, या फिर आपको डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना चाहिए। राइट थिंग क्या है? डॉक्टर के मशवरे पर अमल कर, ठीक है। तो अब अगर कोई शख्स आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई लॉजिक में तुम इन तमाम चीजों को छोड़ के इनकी तैयारी करो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जो शख्स आपसे ये कहता है, वो लॉजिक की अली बे नहीं जानता। और दूसरी तरफ एक टीचर है जो कि लॉजिक पढ़ाता है, वो कहता है कि इन चीजों की तैयारी आप करें और ये चीजें आप छोड़ दें, इनके प्रैक्टिस करें। तो आपको लॉजिक के टीचर की बात माननी चाहिए या फिर उस शख्स की बात माननी चाहिए जो जिसका लॉजिक का तजुर्बा नहीं। पॉइंट क्या सामने आ गया? पॉइंट ये हो गया कि अक्सर हम फैलिसी कमिट करते हैं जब हम इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात को कमिट करते हैं। इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, किसी को भी हम चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत से जो आलिम है वो मुख्तलिफ किस्म के बयान देते हैं और बयान दे रहे होते हैं, और जब उनके बयान की हम रेफरेंस मांगते हैं या उसको सर्च करते हैं, तो उस बयान का उस रेफरेंस का हमें कोई हवाला नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट दैट पॉइंट ऑफ दैट पर्सन। तो चाहे कोई आलिम हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे अगर वो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, अगर वो अपनी फील्ड के अंदर महारत नहीं रखता और फिर वो दावा करता है किसी बात का, तो इसका मतलब ये है कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट हिज पॉइंट ऑफ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 वैसे तो मैंने दे दिए। ग्रीन कॉफी बीन मैक्स 100% नेचुरल बर्न्स अवे फैट by Dr. Oz. Dr. Oz tried today. Order now. Now the point is that who is Dr. Oz at? Dr. Oz कौन है? The second thing is that who is this Dr. Oz जो ये गारंटी दे रहा है कि नेचुरल पर्सन 100% अपने जो फैट्स हैं उसको बर्न कर दें आप। मार्केट में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं, बहुत सी दवाएं मौजूद हैं जो आपके फैट को रिड्यूस करने या उसको खत्म करने के लिए दी गई हैं। रोजाना इश्तिहार टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, अखबार में आप देख सकते हैं, जहां पर ये दावे किए जा रहे होंगे कि एक हफ्ते में अपना वजन कम करें। अक्सर टीवी देखते हुए बहुत से इश्तिहार आ जाते हैं, यूट्यूब देखते हुए बहुत से इश्तिहार आ जाते हैं, जहाँ पर बताया जा रहा होता है कि एक महीने में अपने वजन को कम करें 20 पाउंड 30 पाउंड। बट द पॉइंट इज दैट हु दे आर। अगर कोई न्यूट्रिशन, अगर कोई फिजिशियन, अगर कोई डॉक्टर ये बात कहे, और डॉक्टर में भी वो शख्स ये कहे कि जिसका ताल्लुक न्यूट्रिशन और डाइट से हो, तो किसकी बात आप मानेंगे? न्यूट्रिशन या डाइटिशियन की, या फिर किसी भी इश्तिहार की जो कि आप टीवी देख रहे होते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए? ठीक है जी, क्लियर हो गई बात आपको? ये दूसरी फैलिसी भी, या कोई मसला है? द थर्ड वन इज फॉल्स कॉज।
A fallacy in which something that is not really the cause of something is treated as its cause. यानी एक ऐसी fallacy जिसमें कोई चीज किसी चीज का कॉज ना हो, सबब ना बनी हो, और फिर भी आप उसे उस चीज के सबब से एसोसिएट कर रहे हो। इसको आसान कर दूं कि मैं ये कहूं कि मैं कहीं जा रहा था और जाते हुए काली बिल्ली ने जो है रास्ता काट लिया, और रास्ता जब कट गया तो मैं आगे जाके धड़ाम से गिर गया, और मैंने कहा कि मैं काली बिल्ली के रास्ता काटने की वजह से गिरा हूं। तो अब क्या मेरा गिरना जो है वो काली बिल्ली के रास्ते काटने की वजह से, या मेरा डिसबैलेंस या ठोकर लगने की वजह से? मेरा छोटा बेटा है, जब वो गिर जाता है चलते फिरते और रोने लगता है, तो कहता है कि बाबा ये सब आपकी वजह से होगा। हालांकि मैं था भी नहीं, ठीक है, मैं ऑफिस में था, या फिर मैं एक कमरे में बैठा हुआ था, या मैं क्लास ले रहा था। वो रोते मेरे पास आता है, कहता है मैं गिर गया हूँ, ये आपकी वजह से हो रहा है। तो मैं तो क्लास ले रहा हूँ, मुझे मेरी वजह से कैसे हुआ है? तो ये क्या है? फॉल्स कॉज। A few days ago, I had apple juice and now I am sick. तो आई एम सिक बिकॉज ऑफ एप्पल जूस। ये आपने फॉल्स पॉजिटिव कर दिया कि कोई दिन पहले मैंने एप्पल जूस पिया था और जिसकी वजह से मैं बीमार हो गया, तो मैं बीमार जो हुआ हूँ वो एप्पल की वजह से हुआ। इसी तरह 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर एक एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्टिंग की, 28 मई को। और उस दिन जो है वो गर्मी बहुत पड़ी, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई है इसकी वजह से जमीन का दर्जा हरारत बढ़ गया है और पाकिस्तान में एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी हुई है। वो ये भूल गए कि मई जून जुलाई के महीने में पाकिस्तान में गर्मी वैसे ही होती है। तो जब मुख्तलिफ लोगों से पूछा गया जो कि एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा कि इसका इस गर्मी से, इस न्यूक्लियर ब्लास्ट का कोई ताल्लुक नहीं है। नॉर्मल गर्मी है जो जैसे होती है सीजनल, वैसी गर्मी है। तो लोग क्या करते हैं, एसोसिएट कर देते हैं हर चीज के कॉज को दूसरे कॉज के साथ। आप भी कर देते हैं बहुत चीज के बाद। आप भी अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में जब कोई लड़ाई झगड़ा होती है, तो आप क्या करते हैं, फॉल्स कॉज एसोसिएट कर देते हैं। सियासत हो, मजहब हो, माशरा हो, फैमिली हो, कल्चर हो, सकाफत हो, स्पोर्ट्स हो, हर जगह हम कहीं ना कहीं फॉल्स कॉज को एसोसिएट करते हुए लोगों को देख रहे हो। आखिर में हमारे पास है हेस्टी जनरलाइजेशन, a fallacy of defective induction in which one moves carelessly from a single case or a very few cases to a large scale generalization about all or most cases. Simple as that, कि जब आप चंद ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कोई यूनिवर्सल क्लेम कर दें। मिसाल के तौर पे आप चार लोगों से मिले और चारों लोग अच्छे हैं, उनका रवैया अच्छा है, और आप ये कहें कि पूरी दुनिया जो है वो अच्छी है, तो ये कहलाएगी हेस्टी जनरलाइजेशन। आप चार लोगों से मिले, 4 अरब लोगों से नहीं मिले। तो चार लोगों से ऑब्जर्वेशन करने के बाद अगर कोई बहुत जल्दी ये इस नतीजे में पहुंचता है कि पूरी दुनिया ही के लोग अच्छे हैं, तो ये कहलाती है हेस्टी जनरलाइजेशन। या किसी एक शख्स से मिलने के बाद आप ये कहें कि भाई इस शख्स, पूरी दुनिया इसी शख्स की तरह है। एक शख्स से धोखा खाने के बाद आप ये कहें कि पूरी दुनिया धोखेबाज है। ठीक है, एक मर्द से धोखा खाने के बाद आप ये कहें कि दुनिया के सारे मर्द जो है बेवफा होते हैं। ये कहलाती है हेस्टी जनरलाइजेशन। वी शुड नॉट गो फॉर क्विक कंक्लूजन। हमें बहुत जल्दी क्विक कंक्लूजन पर नहीं जाना चाहिए। देखें इसकी मिसाल अगर कोई मौजूद है तो भी देख लेते हैं। D4। यस, माय फादर इज अ बैड कार ड्राइवर, सो ऑल फादर्स आर बैड कार ड्राइवर्स। मेरे अब्बा जो हैं वो बुरी तरह गाड़ी चलाते हैं, लिहाजा जितने भी अब्बा होते हैं वो हमेशा गाड़ी बुरी तरह ही चलाते हैं। तो एक एग्जाम्पल से आपने तमाम दुनिया के फादर्स को बैड ड्राइवर करार दे दिया। ठीक है, विच इज
hasty generalization, which means they are the people, they are the fathers who drive very careful as well, nicely, professionally. तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पूरी दुनिया को आप एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश करें। यहां तक बात क्लियर है आप सबको? Now, the third, category of fallacy is fallacy of presumption. तो दो हमने कर लिए और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नंबर थर्ड, वो है फैलिसीज ऑफ प्रिजम्पशन। ठीक है, तो फैलिसी ऑफ प्रिजम्पशन क्या है, इसको हम देखते हैं। Any fallacy in which the conclusion depends on an implicit assumption that is doubtful, unwarranted or false. यानी कोई भी assumption जिस पर आपका पूरा आर्गुमेंट बेस करता हो और वो assumption डाउटफुल हो, अन या फॉल्स हो, तो उससे हासिल होने वाला कंक्लूजन भी फॉल्स ही निकल के सामने आएगा। फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, इसके अंदर हमारे पास ये दो फैलेसीज है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और बैगिंग द क्वेश्चन। ठीक है, ये दो फैलेसी हमारे पास मौजूद है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन और बैगिंग द क्वेश्चन। पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की और आप भी इसको गौर से सुनिएगा और समझिएगा। एन इनफॉर्मल फैलेसी इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक ऐसी फैलेसी जिसमें सवाल कुछ इस तरह पूछा जाता है कि ये प्रीसपोज किया जाता है कि कंक्लूजन का कुछ ट्रुथ जो है वो सवाल के अंदर पोशीदा है। दोबारा सुन लीजिए, सवाल को इस अंदाज से पूछा जाए कि इस बात को प्रीसपोज किया जाए कि जो नतीजे का जो जो सच है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, यानी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, यानी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएं कि उस ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर पहले ही आप पोशीदा कर दें किसी आंसर को और ये एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला वही जवाब दे, तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो अक्सर जर्नलिस्ट या मुख्तलिफ जो सियासतदान है उनसे पूछे जा रहे हो। तो एग्जाम्पल इसकी है, डू यू थिंक दैट इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विल एवर इम्प्रूव? अब ये एक सवाल है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल ये सवाल पूछा गया किसी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से या फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी इम्प्रूव करेगी? अब फर्स्ट कीजिए, इसका जवाब जो मिनिस्टर दे रहा है वो ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और सारे इकदाम करें। इस अगर उसने ये जवाब दिया जो कि अभी मैंने आपसे शेयर किया है, तो इसका मतलब है कि उसने इस बात को एडमिट कर लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इम्प्रूव नहीं है। ठीक है, मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि अच्छा ये बताओ कि तुम जो हो वो पढ़ना कब शुरू करोगे, एग्जाम की तैयारी करना कब शुरू करोगे, और वो मुझे ये जवाब दे कि मैं बस बहुत जल्दी शुरू करूंगा, इसका मतलब है कि उसने अभी तक एक लफ्ज पढ़ा ही नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुमने अभी तक एक लफ्ज क्यों नहीं पढ़ा? तो बजाय इसके कि मैं ये पूछूं कि तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं पढ़ा, मैंने उसको सवाल के अंदर पूछ लिया कि तुम अपनी तैयारी कब करना शुरू करोगे, तो वो कहेगा कि आज से शुरू करेंगे, तो इसका मतलब है कि अभी तक उसने शुरू की नहीं। सो asking question in such a way in which the truth of conclusion is in sight. The second is begging the question. ये था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अब हम बात करें begging the question। और से देखिएगा क्या फर्क है दोनों में। A fallacy in which the conclusion of an argument, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं the conclusion of an argument is stated or assumed in any one of the premises, यानी जो आपका कंक्लूजन है वो पहले ही मौजूद है आपके प्रेमिसेस के अंदर। फर्क क्या है कि पहले वाले में जो हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में,
उस कॉन्फ्लिक्ट क्वेश्चन में सवाल इस तरह पूछा जाए कि सवाल के अंदर ही जवाब हो। ये बात हो गई, ठीक है। बेगिंग द क्वेश्चन के अंदर जो आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है उसको इस तरह से पेश किया जाए कि उस आर्गुमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेमिसेस या रीजन मौजूद है। इसको हम सर्कुलर आर्गुमेंट भी कहते हैं। मिसाल आपको दूंगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल, किलिंग ह्यूमन इज मोरली रॉन्ग। गौर से सुनिएगा, किलिंग ह्यूमन इज मोरली रॉन्ग, सो किलिंग एनी अफ्रीकन इज मोरली रॉन्ग टू। कि इंसान को मारना इखलाकी तौर पे गलत काम है, लिहाजा किसी भी अफ्रीकन को मारना भी गलत काम। अगर सिर्फ हम ये कह देते हैं कि किलिंग ह्यूमन इज मोरली रॉन्ग, तो जो दूसरी लाइन है क्या उसके कहने की जरूरत पड़ती? जी, क्या कहते हैं आप? ठीक है ना, अगर ये कह दिया कि किलिंग ह्यूमन इज मोरली रॉन्ग, तो हम पूरी दुनिया के इंसान की बात करेंगे। इंसान को मारना एक बुरी बात है, इखलाकी तौर पर गलत काम है, लिहाजा हमें किसी अफ्रीकन को नहीं मारना चाहिए। इसको हम कहते हैं सर्कुलर आर्गुमेंट या बैगिंग द क्वेश्चन। दूसरी एग्जाम्पल, दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर women, सो men आर नॉट अलाउड here। यहाँ पे नॉट लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ। men आर नॉट अलाउड here। अगर ये कह दिया जाए कि दिस एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर women, तो ये जो लिखा हुआ है सो men आर नॉट अलाउड here, क्या लिखने की जरूरत है? ठीक है जी, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं लिखने की। तो ये हमारे पास हो गया डिफेक्टिव इंडक्शन। और अब हम बात करेंगे आखिरी फैलेसी की, और आखिरी फैलेसी हमारी है फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी का ताल्लुक है लैंग्वेज से, ठीक है। और कि लैंग्वेज की बुनियाद पे हम कैसे कोई मिस्टेक कमिट करते हैं, ये फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी हमें बताती है। सो दिस इज एन इनफॉर्मल फैलेसी caused by a shift or confusion in the meaning of words or phrase within argument। यानी जब आप लफ्जों के इस्तेमाल को गलत करें, लफ्जों पे जो आप स्ट्रेस देते हैं उसका इस्तेमाल गलत करें, या किसी गलत फ्रेज को इस्तेमाल करें, तो पूरे आर्गुमेंट की मायने चेंज होंगे। ठीक है। किसी भी लफ्ज को कहने की वजह से जब मीनिंग शिफ्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। और इसमें हम बात करेंगे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन की, जो हमारी आखिरी फैलेसी। A fallacy in which two or more meaning of a word or phrase used accidentally or deliberately in different parts of an argument। आपको याद होगा कि मैंने आपको फॉर्मल फैलेसी कराई थी, और उसमें फॉर्मल फैलेसी मैंने आपको रूल नंबर 1 लिखवाया था और समझाया था कि इन एनी स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म देयर मस्ट बी थ्री टर्म्स एंड दीज टर्म्स मस्ट बी यूज्ड इन द सेम सेंस थ्रू आउट द आर्गुमेंट। तो ये जो इसका दूसरा पार्ट है ना कि the terms must be used in the same sense throughout the argument, वो बेसिकली कहलाती है फैलेसी ऑफ इक्वेशन। जो पहला वाला पार्ट है उसको हटा दें आप। जो दूसरा पार्ट है कि the terms must be used in the same sense, the word, the vocabulary, यानी जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उन अल्फाज का एक ही मायने इस्तेमाल होना चाहिए पूरे आर्गुमेंट के अंदर। इसको हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। एग्जाम्पल ही मैं लिख रहा हूँ, ऑल ट्रीज हैव barks। barks पता है किसे कहते हैं?
ऑल ट्रीज हैव बार्क्स। जी, किसी को कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट मौजूद है यहाँ पे? बॉटनी पढ़ी किसी ने? बार्क किसे कहते हैं? BARK। कोई भी साइंस ग्रेजुएट नहीं है, कभी 7वीं 8वीं में पढ़ी होगी आपने साइंस, जनरल साइंस? अरे तो कॉमर्स बैकग्राउंड है तो कभी जिंदगी में तीसरी चौथी 5वीं क्लास के अंदर साइंस तो पढ़ी होगी। कॉमर्स बैकग्राउंड हमने तारिक कभी तो पढ़ी होगी, और साइंस को कभी छुआ ही नहीं होगा कभी। अच्छा जी, तो हमना को तो अच्छा याद नहीं, किसी और को अच्छा याद है? और चीज है बाग्स। बाग्स कहते हैं ये जो दरख्त की छाल होती है, दरख्त की पूरी स्किन होती है, ठीक है, जिससे वो कवर्ड हुआ होता है, उसको कहते हैं बाग्स। एवरी डॉग बाग्स। अब यहाँ पे भी देखिए बार की स्पेलिंग दोनों जगह एक ही है, लेकिन एक तरफ बार का मतलब दरख्त के सेंस में आ रहा है, और एक तरफ बार का मतलब कहाँ आ रहा है? भौंकने के सेंस में। तो अब आर्ग्यूमेंट देखेंगे, ऑल ट्रीज हैव बार्क्स, एवरी डॉग बार्क्स, एवरी डॉग इज अ ट्री। अगर तमाम दरख्तों के बार्क्स होते हैं और तमाम डॉग जो है बार्क करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर डॉग जो है वो एक दरख्त है। आर्ग्यूमेंट इधर से उधर हो गया लफ्ज के चेंज होने से। देन ऑल पावर करप्ट्स, नॉलेज इज पावर, ऑल नॉलेज करप्ट। ये हमने एग्जाम्पल देखी थी क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी आज का लेक्चर, इसकी समरी, इसके सिनेरियो है। तो हमारे पास अभी 6 मिनट है इस सेशन को ख़त्म होने में। मजीद आगे को कंटिन्यू मैं नहीं करूँगा क्योंकि आज ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी। प्लीज़ सेंड मी द अटेंडेंस, बोथ ऑफ यू, हमना भी और इकरा भी, कोई भी भेज दे मुझे। अच्छा, आज थोड़ी सी जल्दी मैं क्लास इसलिए ख़त्म करूँगा कि मुझे वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो इसलिए बाकी फिर हमारी क्लास होगी 12 से 1:30 बजे। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी को इंट्रोडक्शन बता दूं एक तरफ से, ठीक है जी, बता रहा हूँ। देखिए जी, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी जो है वो क्या है? एक इनफॉर्मल फैलेसी है जिसमें आप कोई मिस्टेक उस वक्त कमिट करते हैं जब आप गलत विकेबलरी गलत जुमले में इस्तेमाल करते हैं और उसके गलत मायने सामने वाला समझता है। कोई भी फ्रेज, कोई भी विकेबलरी या कोई भी वर्ड्स को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि सुनने वाला उसके डिफरेंट मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से एक फैलेसी कमिट हो जाती है। तो जब भी लफ्जों का सही इस्तेमाल ना हो, लफ्जों पर सही स्ट्रेस न दिया जा रहा हो, या सही फ्रेज, सही विकेबलरी इस्तेमाल न की जा रही हो, तो उससे मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जिसके नतीजे में सामने वाला समझ कुछ रहा होता है, आप बोल कुछ रहे। मैं बिल्कुल सब कुछ सेंड कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह 12 बजे हम क्लास में मिलते हैं और नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें। तो अब तक की बात सब कुछ है, समझ में आ गई या नहीं आई? मैंने आपके माइक्स खोल दिए, अगर आप चाहें तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि टाइम बच जाए जो 3 4 मिनट। सर, जी बोलिए। एक बार फेलिसी और जो लास्ट वाला एवोकेशन आया सो वो बताते हैं। फैलेसी ऑफ इक्विफिकेशन। फैलेसी ऑफ इक्विफिकेशन का मतलब ये है कि जब आपके आर्गुमेंट में
आप एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो, दो तीन जगह पर एक ही लफ्ज को दो तीन जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो, और उसके मीनिंग जो है वो उस वर्ड के मुख्तलिफ मीनिंग आ रहे हैं, यानी एक लफ्ज के बहुत से मायने हो और आप उसको मुख्तलिफ कंफ्यूजिंग सेंस में इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक्चुअली ये कहलाती है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। इसकी मिसाल मैंने आपको अभी ये दी थी। ये देखिए, एक ही वर्ड है बार्क। अब इस बार्क को आपने जो इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार्क के दो मायने आ रहे हैं। एक बार्क, जैसे मैंने कहा कि दरख्तों की जो छाल होती है, जो स्किन होती है, उसको कहते हैं, और एक बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो अब आपने लफ्ज बार्क तो इस्तेमाल किया, लेकिन उसको आपने एक ही सेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके मुख्तलिफ मीनिंग आ रहे हैं। तो हमेशा जब भी लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं तो मेक श्योर कि पूरे आर्गुमेंट में उसका एक ही मायने आ रहे हों। ये एक्चुअली इसका मतलब है। ठीक है, क्लियर हुई बात या नहीं? फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन का मतलब है कि किसी भी फैलेसी के अंदर जब आप किसी कंक्लूजन, किसी रीजन को अज्यूम करें और वो रीजन ऑलरेडी हो ही फॉल्स, अनवारंटेड, डाउटफुल, यानी डाउटफुल रीजन से जब आप शुरू करेंगे तो यकीनन उसका कंक्लूजन भी डाउटफुल ही निकलेगा। तो मेक श्योर कि आपका जो रीजन हो वो बड़ा स्ट्रांग हो, कंफ्यूजिंग ना हो, डाउटफुल ना हो। इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। ठीक है, और ये फॉल्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, बैगिंग की क्वेश्चन इसकी मिसाल है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे 12 बजे। कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।